हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेनेशंस इन हिंदी। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया और इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है आई एम द ईयर्स एंड यू आर द स्टार्स। पर आप में से कई लोगों ने मुझे स्नोड्रॉप और लव सीनरी जैसे ड्रामा भी सजेस्ट किए हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन आपको मोमो स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। इसीलिए आप लोग वहाँ पर जाकर उन ड्रामास को देख सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 शुरू होता है और हम ड्रामा के लीड कैरेक्टर बाइजू को देखते हैं जो कि 100 सालों से अमर है और उसके इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं पता है। फिर हम ड्रामा की लीड एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम जिन है जो कि एक हॉस्पिटल की मॉर्ग में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती है। लेकिन जिन को एक काफी डेंजरस बीमारी है जिस कारण से वो 1 साल ही जिंदा रह पाएगी, पर फिर भी वो अपनी लाइफ में काफी खुश है और काफी सारे पैसे कमाना चाहती है ताकि इन सारे पैसों से वो अपने मास्टर की देखभाल कर सके, क्योंकि अब तक सिर्फ उसके मास्टर ने ही जिन का ख्याल रखा है। जिन एक गार्डन सेंटर से अपने लिए एक प्लांट परचेज करती है क्योंकि उसे लगता है कि इस प्लांट से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। बाइजू भी यहाँ पर प्लांट परचेज करने आया होता है, पर तभी उसके पास सर्विस सेंटर से कॉल आता है और वो प्लांट छोड़कर तुरंत सर्विस सेंटर की ओर निकल जाता है। इधर सर्विस सेंटर में हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी स्कूटी ठीक करवाने के लिए आई थी, पर इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला था, इसीलिए वो अपनी स्कूटी यहीं पर छोड़कर चली जाती है। तभी यहाँ पर बाइजू आ जाता है और वो अपने फोन में सामने मौजूद मैकेनिक को एक ओल्ड एज पर्सन की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं पर देखा है। अब यहाँ वो फोटो वाला पर्सन भी आया हुआ था और वो अपनी फोटो देखते ही यहाँ से भागकर बस में बैठ जाता है। बस में आते ही वो कुछ कैप्सूल्स निकाल कर खा लेता है। फिर बाइजू भी उसका पीछा करते हुए बस के अंदर आ जाता है। इसी बीच हम जिन को भी देखते हैं क्योंकि वो भी बस से ही जाने वाली थी। अब बाइजू उस पर्सन के पास आकर बैठ जाता है। दरअसल इस पर्सन का नाम गावो है। बाइजू उससे पूछता है कि साल 1999 में उस हॉस्पिटल के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिस कारण से सभी लोग सडनली वहां से गायब हो गए। जिस पर गावो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और क्या तुम पुलिस वाले हो। जवाब में बाइजू कहता है कि तुम उस ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्चर थे और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उन लोगों को क्या बीमारी थी जो वो लोग हॉस्पिटल से जाते ही गायब हो गए। पर गावो काफी इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो बाइजू कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सेफ रखने की गारंटी देता हूँ और मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि तुमने उस हॉस्पिटल में कौन कौन से क्राइम किए थे, बस मुझे इतना बता दो कि हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ था। जिस पर गावो कहता है कि मुझे पता था कि कोई ना कोई मुझे ढूंढने के लिए जरूर आएगा। तभी वो बाइजू को धक्का देकर बस ड्राइवर के पास जाता है और उसे मारते हुए डोर ओपन करने के लिए कहता है, जिस कारण से ड्राइवर काफी इंजर्ड हो जाता है और बस भी डिसबैलेंस हो जाती है। पर तभी बाइजू उसे पीछे से पकड़ लेता है। अब इन दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है। इसी बीच बस ड्राइवर बस रोककर सारे पैसेंजर्स को बाहर निकाल देता है क्योंकि सभी पैसेंजर्स इंजर्ड हो चुके थे। इधर जिन एक छोटी लड़की को लेकर बाहर निकल रही होती है तो गावो उसे पकड़ लेता है और बाइजू को वार्न करता है कि वो पीछे ही रहे वरना वो उसे मार देगा। इसी बीच जिन बाइजू को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जिसे देखकर गावो बस लेकर भागने लगता है, लेकिन बाइजू उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब इन दोनों में फाइट होती है जिस कारण बस डिसबैलेंस होकर रिवर में गिर जाती है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ एम्बुलेंस होती है क्योंकि लगभग सारे ही पैसेंजर्स इंजर्ड हो चुके थे। तभी यहाँ पर जिन आती है और नर्स को बस में मौजूद पैसेंजर यानी कि गावो और बाइजू के बारे में पूछती है तो नर्स उसे बताती है कि बस को अभी पानी से बाहर ही निकाला जा रहा है और शायद ही उसके अंदर मौजूद लोग बचे होंगे। ये सुनकर जिन अपसेट हो जाती है क्योंकि बाइजू ने उसकी जान बचाई थी। खैर आगे मास्टर यहाँ पर आता है और जिन का हाल चाल पूछता है, जिस पर जिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे तो बस कुछ मामूली चोटें आई हैं। इसी बीच जिन उन दोनों के बारे में पूछती है तो मास्टर कहता है कि वो दोनों मॉर्ग में हैं, लेकिन तुम्हें फिलहाल अपनी केयर करनी चाहिए। अगले सीन में मास्टर डॉक्टर से बात कर रहा होता है। वही जिन डोर से कान लगाकर सब कुछ सुन लेती है जहाँ डॉक्टर मास्टर को बताता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि जिन सिर्फ 1 साल ही जिंदा रह पाएगी और उसके ट्रीटमेंट पर खर्चा करना बिल्कुल वेस्ट है। जिस पर मास्टर कहता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके बचपन से ही मैं उसे पाल रहा हूँ और मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। इधर एक लड़का डॉक्टर से जिन के ऑफिस के बारे में पूछता है तो जिन उसे डॉक्टर का ऑफिस बता देती है। इसी बीच वो लड़का जिनको उसका बॉयफ्रेंड बनने और वीचेट पर ऐड करने के लिए कहता है तो जिन खुशी खुशी उसे ऐड कर लेती है। फिर हम मॉर्ग में एक पर्सन की डेड बॉडी को देखते हैं। तभी उसके पेरेंट्स उसे देखने आते हैं और जैसे ही वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाते हैं वो पर्सन सांस लेता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगते हैं कि उनका बेटा अभी जिंदा है। पर तभी जिन वहाँ पर आ जाती है और उन्हें समझाती है कि मरे हुए लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है क्योंकि उनके मसल्स कुछ देर तक मूवमेंट करते रहते हैं और मैंने अच्छे से चेक किया है, अब आपका बेटा जिंदा नहीं है। लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो कंफर्म करने के लिए इमरजेंसी सेंटर कॉल करने लगते हैं
तभी यहाँ पर कुछ और पैरामेडिक्स आ जाते हैं और इन्हें समझाते हैं कि डेड बॉडी के साथ ये सब होना आम बात है। इसी बीच जिन को पता चल जाता है कि गावो और बाइजू भी मर चुके हैं और उनकी डेड बॉडीज को मास्टर ने हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाया है। जिसके बाद जिन उन दोनों की डेड बॉडीज को देखती है और बाइजू को देखकर वो काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने इतने लोगों की जान बचाई थी। फिर वो पैरामेडिक्स को पूछती है कि इनके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, तो वो बताते हैं कि इन दोनों के पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है और ना ही इनकी कोई जानकारी मिली है। खैर आगे इन दोनों की बॉडीज को फ्रीजर में रख दिया जाता है, लेकिन फ्रीजर के अंदर हम देख पाते हैं कि बाइजू के हाथ से पानी निकल रहा था। जिसके बाद हम क्विंग ग्रुप को देखते हैं जो कि एक फैशन डिजाइनर कंपनी है और ये कंपनी मिसेस डाओ और बाइजू की है। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि मिसेस डाओ का परिवार पिछले 4 पीढ़ियों से बाइजू का ख्याल रख रहा है, लेकिन कुछ टाइम पहले मिसेस डाओ की डेथ हो गई और उसने कंपनी को अपने ग्रैंडसन रुईफेंग के नाम कर दिया। इसी बीच लिन रियूफेंग के पास आता है और उसे बताता है कि मैंने यंग मास्टर को ढूंढ लिया है। इतना सुनते ही रियूफेंग सरप्राइज हो जाता है और तुरंत लिन को यंग मास्टर के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन लिन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसी जगह पर है जहाँ हम दिन में नहीं जा सकते, इसीलिए हम उन्हें रात में रेस्क्यू करेंगे। दरअसल ये लोग बाइजू को ही यंग मास्टर बुलाते हैं। इधर जिन के पास गांव की बेटी आती है जो उसे अपने फादर की फोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें इस तरह से मेरे फादर का मेकअप करना है। वो ये भी कहती है कि हालांकि वो मेरे फादर थे, लेकिन मुझे इनकी मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं है क्योंकि उनकी वजह से बाकी लोग भी इंजर्ड हुए। अब रात को मास्टर और जिन दोनों बाइजू के एप्रिसिएशन के जॉस पेपर जला रहे होते हैं, तो जिन मास्टर को कहती है कि आप आराम करो और आज रात ड्यूटी पर मैं रहूंगी। जिसके बाद मास्टर यहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच वो बाइजू के लिए प्रे भी करती है कि अगले जन्म में वो सही सलामत रहे और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करे। वहीं दूसरी ओर बाइजू फ्रीजर के अंदर वापस जिंदा हो जाता है और खुद को फ्रीजर में बंद देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। तभी उसके हार्ट में काफी ज्यादा पेन होने लगता है। दरअसल इस टाइम रात के 11 बज रहे थे, इसीलिए बाइजू को इमीडिएटली वहाँ से बाहर निकलना था और अगर वो बाहर ना निकल पाया तो वो एक डेविल बन जाएगा, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। इधर जिन घर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो आवाज बाइजू के फ्रीजर से आ रही थी और जैसे ही जिन फ्रीजर को ओपन करती है तो बाइजू की डेड बॉडी अपने आप ही बाहर निकलकर गायब हो जाती है। ये देखकर जिन के होश उड़ जाते हैं और स्विच पर पानी गिरने की वजह से लाइट्स भी खराब हो चुकी थी। अब जैसे ही वो छत की ओर देखती है तो बाइजू ऊपर लेटा हुआ था। तभी वो जिन पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि बाइजू अब डेविल बन चुका था, लेकिन इससे पहले वो जिन को मार डालता उसकी नर्व्स नॉर्मल हो जाती हैं और वो होश में आ जाता है। पर जिन तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। फिर वो उसके हाथ को काट के वहाँ से भाग जाती है और अपने ऑफिस में जाकर किसी को कॉल करने लगती है। पर इससे पहले वो कॉल कर पाती रियूफिंग और लिन यहाँ पर पहुंच जाते हैं जो कि उसे हिट करके बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद ये दोनों मॉर्ग के अंदर जाकर बाइजू को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी बाइजू इन दोनों पर अटैक कर देता है। दरअसल बाइजू अभी भी एक डेविल फॉर्म में ही था। अब इन तीनों के बीच काफी फाइट होती है, पर बाइजू काफी पावरफुल था, इसीलिए वो इन दोनों को काफी इंजर्ड कर देता है। पर किसी तरह से रियूफेंग बाइजू के हार्ट में एक नाइफ घुसा देता है, जिसके लगते ही बाइजू अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर ये दोनों बाइजू को उठाकर मेकअप रूम में ले जाते हैं, जहाँ रियूफेंग उसके हाथ से नाइफ बाहर निकालता है। इसी बीच लिन कहता है कि इसे जागने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, जिस पर रियूफेंग कहता है कि इसकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, शायद इसीलिए इतना टाइम ले रहा है। तभी बाइजू को होश आ जाता है, तो ये दोनों लेट आने पर बाइजू को सॉरी बोलते हैं। जिसके बाद ये तीनों जिन के पास जाते हैं, जहाँ बाइजू पूछता है कि इसकी ये हालत किसने की, तो लिन कहता है कि रियूफेंग ने ही इस लड़की को हिट किया था क्योंकि ये किसी के पास कॉल करने वाली थी और शायद हमें इस लड़की को मार देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। तो बाइजू कहता है कि रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। अगली सुबह जब जिन की आंख खुलती है तो वो अभी भी काफी डरी हुई थी। वो तुरंत मॉर्ग में जाती है, जहाँ मास्टर स्ट्रेचर को साफ कर रहे थे, जहाँ जिन उन्हें बताती है कि फ्रीजर से लाश भाग गई है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि वो लाश भागी नहीं है, बल्कि उसे तो उसकी फैमिली ले गई है और भला एक लाश कैसे भाग सकती है। यही सुनकर जिन काफी सरप्राइज हो जाती है। इसी बीच उसे रात वाला इंसिडेंट याद आ जाता है, जिसके बाद वो इस स्विच को देखती है जिसमें पानी गिरने की वजह से स्पार्क हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो कोई सपना नहीं था। फिर वो बाइजू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल कर लाती है और उसकी एक फोटो अपने फोन में कैप्चर कर लेती है। फिर वो कैमरास में कल रात हुए इंसिडेंट को देखने जाती है, लेकिन कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये लोग जिन को बताते हैं कि कल रात 11 बजे सडनली कैमरास डैमेज हो गए, जिस कारण से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर जिन बाइजू को चेक करने के लिए उसकी कंपनी में पहुंच जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें ऊपर जाने से पहले कंपनी के सीईओ क्विंग शेंग से अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो जिन कहती है कि मैं तो सिर्फ क्विंग शेंग के फ्यूनरल पर आई हूँ। इतना सुनते ही वो दोनों रिसेप्शनिस्ट शॉक हो जाती है क्योंकि क्विंग शेंग बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जिन बाइजू के बारे में बात कर रहे हैं।
खैर आगे जिन अपनी फ्रेंड शैंग के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, पर शैंग को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि जिन शायद पागल हो चुकी है। अगले दिन बाइजू अपने ऑफिस में होता है, जहाँ लिन उसके पास गावो के अरेस्ट वारंट की कॉपी लेकर आता है। अब यहाँ में पता चलता है कि गावो की वजह से 20 साल पहले भी 12 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उस टाइम इंटरनेट इतना डेवलप नहीं हुआ था, जिस कारण से पुलिस को गावो के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। अब बाइजू लिन को कहता है कि अगली बार हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इस बार में रेकलेस था। इसी बीच बाइजू जिन के बारे में पूछता है, तो लिन उसके बारे में सारे डिटेल्स ढूंढ कर लेकर आया था। फिर वो उसे जिन के बारे में सब बताता है। ये देखकर बाइजू कहता है कि वो लड़की मुझे ढूंढने के लिए जरूर आएगी। इधर हम जिन को देखते हैं, जो कि गावो का मेकअप कर रही होती है। तभी एक पैरामेडिक उसके पास आता है, तो जिन उसे बताती है कि जब किसी की डूबने से मौत होती है तो उसकी बॉडी फूल जाती है और उसके लिवर मोर्टिस का कलर भी चेंज हो जाता है। लेकिन इस बॉडी के साथ ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि इसकी बॉडी तो अभी भी इलास्टिक की तरह है, मानो ये अभी भी जिंदा हो। यही सुनकर पैरामेडिक कहता है कि तुम्हें एक बार और इस बॉडी को चेक कर लेना चाहिए। तो जिन कहती है कि हाँ, मुझे भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और एपिसोड 2 की शुरुआत में हम क्वान शेंग को देखते हैं, जो कि अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका था और अब इनकी कंपनी में एक बहुत ही बड़ा शो होने वाला था, क्योंकि विलियम सोनो डिजाइनर डेब्यू करने वाला था। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। इधर कंपनी में कुछ लोग ऐसा पार्ट टाइम जॉब करने आते हैं, जिन भी यहाँ पर जॉब के लिए आई होती है, क्योंकि बाइजू से मिलने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। अब पूरी कंपनी में शो को लेकर प्रिपरेशन चल रही थी। इधर बाइजू और रियू फैंग दोनों कैमरा से सब पर नजर रखे हुए थे। जिसके बाद हम क्विंटू को देखते हैं, जो कि क्विन शेंग का बड़ा भाई है। हालांकि उसे इस शो में इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती कंपनी में आ जाता है। दरअसल क्विंटू हमेशा हर जगह पर क्विन शेंग की इंसल्ट करता है। अब ये देखकर क्विन शेंग बाइजू और रियू फैंग के पास जाता है और इन दोनों को क्विंटू के बारे में बताता है। दरअसल क्विन शेंग को डर था कि कहीं वो इन्वेस्टर के सामने उसकी इंसल्ट ना कर दे। जिसके बाद हम जियो नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक एक्ट्रेस है और वो भी कंपनी के शो में आई होती है। अब ये बात जब रियू फैंग को पता चलती है, तब उसकी टेंशन थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे डर था कि जरूर जियो इस शो में हंगामा करेगी। दरअसल जियो रियू फैंग की गर्लफ्रेंड है और उसके पास शो का इनविटेशन कार्ड भी था, इसलिए ये लोग उसे आने से रोक भी नहीं पाते। आखिर में बाइजू उन दोनों को आइडिया देता है, जिसके अकॉर्डिंग रियू फैंग क्विंटू को संभालने जाता है, जहाँ वो सबके सामने क्विंटू की काफी तारीफ करता है। तो यहाँ मौजूद सभी लोग क्विंटू को घेर लेते हैं और उसके साथ फोटोज वगैरह क्लिक करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर क्विन शेंग जियो को संभाल रहा होता है और इसी तरह बाइजू की वजह से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब फाइनली इनका शो शुरू होने वाला था, जहां कंपनी के सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इधर जेन इस बात का फायदा उठाती है और लिफ्ट से 24th फ्लोर पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि क्विन शेंग का ऑफिस इसी फ्लोर पर है। लेकिन बाइजू कैमरे से उसे देख लेता है और वो क्विन शेंग के पास कॉल करके लिफ्ट को बीच में ही रोकने के लिए कहता है। वो उसे बता देता है कि जिन तुम्हारे ऑफिस की ओर जा रही है, इसलिए तुम 10:50 पर लिफ्ट दोबारा से स्टार्ट कर देना, क्योंकि 11 बजे तक जिन ऑफिस में पहुंच जाएगी। और बाइजू भी 11 बजे ही डेविल की फॉर्म में आता है। हालांकि क्विन शेंग उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि आज कंपनी में काफी सारे लोग आए हुए थे और रियू फैंग भी आज शो के अंदर बिजी था, क्योंकि रियू फैंग ही बाइजू को नॉर्मल कर सकता था, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। अब यहाँ पर बाइजू के मन में आखिर क्या चल रहा था, ये हमें पता चलेगा। फिर क्विन शेंग लिफ्ट को बीच में ही बंद कर देता है। अब ये देखकर जन काफी डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन बाइजू के अलावा उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। जिसके कुछ देर बाद लिफ्ट दोबारा से शुरू हो जाती है और जिन 24th फ्लोर पर पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर वो इधर उधर घूमने लगती है। इधर बाइजू एक कोने में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। इसी बीच 11 बज जाते हैं। फिर बाइजू डेविल की फॉर्म में आने लगता है। वहीं दूसरी ओर रियू फैंग को एक अलार्म की मदद से इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत ही बाइजू को चेक करने निकल जाता है। क्विंटू भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहीं जिन को फ्लोर पर एक लीफ पड़ा हुआ मिलता है और जैसे ही वो उसे उठाती है तो सडनली बाइजू उसका हाथ पकड़ लेता है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिन की टच करने पर बाइजू का म्यूटेशन कम हो जाता है और वो डेविल नहीं बनता। जिन उसे देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि थैंक गॉड तुम वापस जिंदा हो गए। और उस रात सब इतनी जल्दी हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। दरअसल बाइजू ने जानबूझकर जिन को यहाँ पर आने दिया, क्योंकि वो कंफर्म करना चाहता था कि क्या वाकई जिन की टच करने पर उसका म्यूटेशन कम हो जाता है, और वो जानबूझकर जिन की और भी ज्यादा करीब आ रहा था। वो उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल चुका है और क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तो तुम्हें मार भी सकता हूँ। जिस पर जिन कहती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही होता तो तुम लिफ्ट में ही मुझे मार डालते और शायद तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। फिर बाइजू उससे बात करने के लिए साइड में बैठ जाता है। इधर रियू फैंग और क्विंटू दोनों डोर से कान लगाकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें लगता है कि शायद बाइजू ने जिन को मार डाला, क्योंकि अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। पर इधर बाइजू जिन का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था,
जिन्हों से इस बारे में पूछती है तो बाइजू कहता है कि मैंने तुमसे कुछ सवाल किए हैं, इसीलिए अगर तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा। वो उसे दोबारा पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तो जिन कहती है कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, इवन मुझे तो अपनी मौत से भी डर नहीं लगता, क्योंकि एक दिन सभी लोग इस दुनिया को छोड़कर चले ही जाएंगे। वो ये भी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास के बारे में नहीं पूछूंगी, और अगर तुम किसी स्ट्रेंज स्पीशीज से बिलोंग करते हो तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। फिर वो उसे बताती है कि मुझे काफी सारे डिजीज हैं, इसलिए मैं लॉन्ग टाइम नहीं जी सकती, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहती क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, इसलिए क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगे। जिस पर बाइजू उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, तो जिन कहती है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम मरकर दोबारा जिंदा हो गए और शायद तुम एक स्ट्रेंज क्रिएचर हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अब उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए बाइजू उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन हम रियो फैंग और लेन को देखते हैं जो कि जिन को लेकर बात कर रहे थे। इनफैक्ट ये दोनों अब पता लगाना चाहते थे कि आखिर वो बाइजू से क्या चाहती है। इसी बीच रियो फैंग लिंग को बता देता है कि बाइजू आज रात अकेले बाहर जाने वाला है और उसने मना किया है कि कोई भी उसका पीछा ना करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन बाइजू को मॉर्ग में लेकर आई है, जहाँ वो उसे गावो की बॉडी दिखाती है, और यहाँ बाइजू गावो की बॉडी को चेक करता है, तो जिन उसे बताती है कि पानी में डूबने के बावजूद भी इसकी बॉडी नहीं फूली और ना ही इसके नीड्स का कलर ब्लैक हुआ। यही नहीं, ये बॉडी अभी भी काफी इलास्टिक है, ऐसा लगता है कि मानो ये अभी भी जिंदा हो। बाइजू को भी ये सब अबनॉर्मल लगता है और वो जिन को कहता है कि क्या मैं एक सैंपल ले सकता हूँ। फिर वो कुछ सैंपल लेता है और जिन को बताता है कि पानी में गिरने से पहले गावो ने कुछ कैप्सूल्स खाए थे और ये वही कैप्सूल्स से जिनकी तुम्हें जरूरत है। वो उसे ये भी कहता है कि इन कैप्सूल से किसी भी डिजीज को ठीक किया जा सकता है और अगर कोई आम आदमी इन कैप्सूल्स को खा ले तो उसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है। ये सुनकर जिन कहती है कि अच्छा, तो इसलिए तुम दोनों बस के अंदर इतनी स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर रहे थे। जिस पर बाइजू कहता है कि मेरे अंदर नहीं बल्कि गावो के अंदर उसे ज्यादा पावर थी क्योंकि उसने वो कैप्सूल्स खाए हुए थे। वो ये भी बताता है कि मैं उस ग्रुप को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो इन मेडिसिन को बना रहे हैं, ताकि मैं खुद की और तुम्हारी भी हेल्प कर सकूं और बाकी लोगों की इनक्योरेबल डिजीज का भी ट्रीटमेंट हो सके। ये सुनकर जिन कहती है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही साल है और फिलहाल के लिए तो मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। दरअसल कल रात बाइजू ने जिन को कहा था कि अगर वो उसे गावो की बॉडी दिखाएगी तो वो उसे मेडिसिन देगा जिससे उसकी डिजीज ठीक हो सकती है, पर बाइजू उसे कहता है कि वो मेडिसिन अभी मेरे पास तो नहीं है और वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मरने के काफी करीब आ जाओगी। खैर आगे बाइजू यहाँ से निकल जाता है। इधर जिन गावो की बॉडी को फ्रीजर में रखकर घर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो 2 मास्क पहने हुए लोग उस पर अटैक कर देते हैं, पर टाइम से पहले बाइजू यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बदमाश यहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल जब बाइजू वापस जा रहा था तो उसने अपनी गाड़ी के मिरर से इन दोनों लोगों को हॉस्पिटल में एंटर होते हुए देख लिया था। तभी जिन की नाक से खून बहने लगता है तो बाइजू उसे अपनी बैग पर होल्ड करके हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। इसी बीच बाइजू के कपड़े पर भी ब्लड गिर गया था, तो वो जिन के सामने ही अपनी टी शर्ट निकाल कर ब्लड को साफ करने लगता है। ये देखकर जिन की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है क्योंकि बाइजू की बॉडी काफी मस्कुलर थी। फिर वो पूछती है कि क्या तुम उन बदमाश लोगों को जानते हो, तो बाइजू ना कह देता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जिन उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर बाइजू उसे अपना नंबर देते हुए कहता है कि अर्जेंट होने पर मुझे कॉल कर लेना। अगले दिन रियो फैंग, क्विन शेंग और बाइजू तीनों जिन को लेकर बात करते हैं, जहाँ रियो फैंग उससे पूछता है कि आखिर वो उस लड़की को बचाना क्यों चाहता है, तो बाइजू कहता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है क्योंकि वो मेरे म्यूटेशन को कम कर सकती है, वो मुझे एक खतरनाक डेविल बनने से रोक सकती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।